Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 12th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। सबसे पहले आज लीड आर्टिकल जो है वो डिस्कशन करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज़ अ सॉन्ग इन अ लूप। तो यहाँ पे ऑथर हमारे शशि थरूर जी हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो ये रिफॉर्म की बात चल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है उसमें कोई नहीं हुआ है। और कोई भी मतलब ऐसा रिफॉर्म के लिए कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना ही रिफॉर्म किए गए हैं। तो इसके बारे में कई लोगों ने बोला है। यहाँ पे उन्होंने रिसेप तैयप एर्डोगन जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, उनका कमेंट यहाँ पे दिया है कि द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सीज्ड टू बी अ गारंटर ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ ओनली 5 कंट्रीज। और साथ साथ उन्होंने ये बोला कि इवन यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरेस जी, उन्होंने भी स्टर्न वार्निंग इशू की थी कि द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, आवर इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट। ये दुनिया बदल चुकी है पर इंस्टीट्यूशन हमारे नहीं बदले हैं। We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उनको जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दे रिस्क बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह वो प्रॉब्लम के जो रिस्क है उसको और एक तरह से रिस्क की तरह वो काम कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। अनजस्ट सिचुएशन बताया यहाँ पे इक्विटी के टर्म्स में देखें तो उस ऑथर ने यहाँ पे ये बताया है कि जो प्रॉब्लम है रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल इज अकिन टू अ मेलेडी इन विच अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स गैदर अराउंड अ पेशेंट। उस तरह के सिचुएशन को कंपेयर किया है कि एक पेशेंट है, उसके अराउंड बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। दे ऑल एग्री ऑन द डायग्नोसिस। उनको सबको पता है कि डायग्नोसिस के बाद जो प्रॉब्लम निकल के आई वो है, लेकिन जो प्रेस्क्रिप्शन है उस पर उनकी एक यूनानिमिटी नहीं बन पाती है, सब अलग अलग सजेशंस करते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोसिस यहाँ पे भी क्लियर है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जियोपॉलिटिकल रियलिटी ऑफ 1945 एंड नॉट ऑफ टुडे। ये यहाँ पे डायग्नोसिस है कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है जो सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्ट करी है वो 1945 की करी है, लेकिन आप प्रेजेंट वर्ल्ड में उस चीज को तो आप नहीं ले सकते। प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो सकती है, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर देखें तो सिर्फ 11 मेंबर जो थे वो यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप 51 कंट्री थी, उसमें से 11 जो है वो मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट थे, यानी कि लगभग रिप्रेजेंटेशन 22% हो गया। वहीं अगर आज की कंपैरिजन में करें तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएन में और केवल 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, यानी कि फ्यूअर देन 8% जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। जो सिर्फ एकमात्र चेंज जो ओरिजिनल चार्टर में हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 1965 में हुआ था, जब ये मेंबरशिप जो है 11 से 15 बढ़ा दी गई थी। इसमें जो है मेनली मतलब 4 जो इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे। तो यूपी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि 1965 में एक बार सिर्फ चेंज हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ओरिजिनल चार्टर में, ठीक है ना। द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑल्सो गिव्स अनड्यू वेटेज टू द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ दोज डेज। जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जो पावर बैलेंस था उसको एक तरह से अनड्यू जो है वेटेज दिया गया था उस टाइम पे, इसलिए। और अगर और भी चीज़ों के टर्म्स में देखें तो अगर फंडिंग के मामले में देखें तो जापान जर्मनी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। काफ़ी डिकेड से मतलब जो है सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं यूनाइटेड नेशन बजट का। वो एज ए एनिमी जो है वो एनिमी स्टेट्स के नाम से उनको जो रेफर किया जाता है अभी भी, ठीक है ना। फिर दूसरा जो अदर स्टेट्स हैं जैसे इंडिया, उनको भी अपॉर्चुनिटी डिनाई की गई है, जबकि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन काफ़ी, अगर आप उसका साइज देखेंगे, उसका वर्ल्ड इकोनॉमी शेयर देखेंगे और जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, उसके बावजूद भी जो है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई हैं इतनी, ठीक है ना। फिर जो प्रॉब्लम का मेन पार्ट है वो ये है कि जो बार रखी गई है अमेंड करने के लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर को, वो काफ़ी ऊंची रखी गई है। और बार का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप कोई भी अमेंडमेंट चाहते हैं तो उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ओवरऑल मेंबरशिप की। और दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि 129 जो मेंबर्स हैं आउट ऑफ 193 स्टेट्स जनरल असेंबली के, उनको जो है मतलब एक तरह से इसकी अमेंडमेंट की स्वीकृति देनी पड़ेगी, कंसेंट देनी पड़ेगी, और साथ साथ जो है वो उसको फर्दर रेटिफिकेशन करना पड़ेगा बाय 2/3 ऑफ द मेंबर स्टेट के बाद। और जो ओनली प्रेस्क्रिप्शन है दैट हैज एनी चांस ऑफ पासिंग इज वन that will both persuade 2/3 of the United Nations member state to support it and not attract the opposition of any of the existing permanent five। तो 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उनसे उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, और साथ साथ जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है, उसमें से कोई भी जो है उसको अपोज नहीं करना चाहिए, तब जो है अमेंडमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये टॉल ऑर्डर यही एक वजह से हिंड्रेंस जो है बेसिकली वो है, क्योंकि जो इंडिया के क्रेडेंशियल वो बेशक ऑब्वियस हैं, लेकिन जो चाइना है वो उसको डाइल्यूट करता रहता है इसके स्टेटस को। वहीं पे पाकिस्तान जो है वो यूनिलेटरली मतलब उसको इंडिया का जो वो है पोजीशन उसको अपोज करता है और वो खुद की डिमांड करता है। वहीं पे इंडोनेशिया जो है वो भी डिमिनिश फील कर सकता है कि जब इंडिया को एक सीट मिल रही है। वहीं पे अगर लेटिन अमेरिका की बात करें तो ब्राजील का सेम प्लेस है जैसे एशिया में इंडिया का प्लेस है, लेकिन वहीं पे उसके काउंटर पार्ट में अर्जेंटीना और मैक्सिको जो है उनके अपने आइडियाज़ हैं।
वहीं पोर्तुगीज स्पीकिंग ब्राज़ील जो है वो इंफीरियर कैटेगरी रखता है हिस्पैनिक लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है ना। अफ्रीका में देखें तो 54 मेंबर स्टेट्स हैं, तो वो इंसिस्ट करता है कि 2 परमानेंट सीट जो है अफ्रीका को देनी चाहिए। अब अफ्रीका में फिर वही है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देखिए तो नाइजीरिया है, हिस्टोरिकली लार्जेस्ट इकोनॉमी देखें तो साउथ अफ्रीका है, और अगर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन देखें तो इजिप्ट है, ठीक है ना। तो इस ये सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से मतलब ये नहीं हुआ है, और ये ग्रिड लॉक कंटिन्यूइंग है, मतलब ये जो ग्रिड लॉक है वो सिक्योरिटी काउंसिल में कंटिन्यू चल रहा है। और मोस्ट विविडली ये इलस्ट्रेट हो सकता है जो रिसेंटली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का है उसने एक सॉवरेन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट को जो है इन्वेड कर दिया, और काउंसिल प्रूव्ड पावरलेस टू रिस्पॉन्ड, और काउंसिल जो है उसका कोई जवाब नहीं दे पाई, वहां पे पावरलेस एक तरह से प्रूव हुई है, ठीक है ना। सिमिलर ऑब्स्ट्रक्शनिज्म बाय द वेस्ट हैज अफेक्टेड प्रपोजल्स टू रिफॉर्म द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसी तरह के जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रिफॉर्म करने में देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेटन वुड्स में 1944 में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो इसने एस्टेब्लिश हुए थे उनके रिफॉर्म भी इसी वजह से नहीं पॉसिबल हो रहे, यही ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे भी दिख रहे हैं। लेकिन केवल यही एक ग्लोबल सिस्टम जो है वो है हमारे पास, जो जिसमें जो सारी की सारी कंट्रीज हैं वो एक साथ हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। तो इसके जो रिफॉर्म है उसको हमें करना पड़ेगा, और इसकी इफेक्टिवनेस और रेलेवेंस को हमें जो है फेड डाउन करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ऑथर ने फाइनली कंक्लूड किया है, ठीक है ना। मोदीनोमिक्स फेल्स टू बक द ट्रेंड, तो इसमें ऑथर ने बेसिकली ये ज़्यादा इस तरह तो खास नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फोकसिंग ऑन जीडीपी ग्रोथ आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक मे शो द इंडियन इकोनॉमी इन अ रिलेटिवली गुड लाइट। ये जरूर है कि कोविड-19 की पैंडेमिक के बाद जो इंडियन इकोनॉमी है वो जीडीपी ग्रोथ उसके बाद उसने थोड़े से ब्राइट साइन दिखाए हैं, लेकिन जो पॉइंट मिस किया है वो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट का अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हुआ है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है अगर हम सही से एनालिसिस करते हैं। तो यही सब इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया है। एडिटोरियल देखते हैं आज का। स्प्रिंग क्लीनिंग फिक्सिंग ग्रे एरियाज इज गुड बट जीएसटी रेजिम नीड्स अ ब्रॉडर रिफॉर्म प्लान। तो जीएसटी काउंसिल ने जो लास्ट सैटरडे जो उसने कुछ डोजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्यूटीज को जो उसने थोड़ा सा क्लियर किया है उसके रिगार्डिंग ये है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटीज फॉर बैंक लोन्स के लिए जो है टैक्स जो है वो उसमें क्लियर किया है, ठीक है ना। जो मोलासेज है उस पे जो टैक्स है वो 28% से 5% जो है घटा के लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेट ट्विक्स और स्प्रिंग क्लीनिंग दिखाई है इनको अगर अलग रखते हैं तो एक सिग्निफिकेंट जो आउटकम रहा है वो ये रहा है कि डिसीजन नॉट टू एक्सरसाइज द काउंसिल्स पावर टू टैक्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज फॉर एल्कोहलिक लिकर। जो एल्कोहलिक लिकर है जो बेसिकली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है उसको अभी भी आउटसाइड जो है जीएसटी के नेट से रखा गया है। विद द एज नॉर्म्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द लॉन्ग अवेटेड जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स now harmonized with other tribunals, a clear avoidable oversight, one hopes they will become operational soon। जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें होप ये की जा रही है कि वो शायद जल्दी ही वो उसको जो है बनाया जाएगा, ऑपरेशनल हो पाएगी। और कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए देखें तो जो बिगेस्ट मैटर कंसर्न कर रहा है वो ये रहा है कि काउंसिल क्या रिजोल्व कर पाएगी टू मीट एट ए फ्यूचर डेट एक्सक्लूसिव टू डिस्कस व्हाट टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग जिसको टर्म किया गया है ऑन द जीएसटी कंपेंसेशन सेस। जो जीएसटी कंपेंसेशन की बात हुई थी कि जो जीएसटी कंपनसेशन शेष हुआ है उसको रिप्लेस करने की बात करिए सरचार्ज के साथ, तो वो किस तरह का सरचार्ज जो है उस पे लगाया जाएगा और किससे उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूस के लिए ये मैटर जो है वो कंसर्न का है बेसिकली। तो रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज ये जो हुई है जिसमें बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियरिफाई किया गया है। इनिशिएटेड 2 years ago अनफॉर्चुनेटली रिमेन्स ऑफ द टेबल डिस्पाइट रोबस्ट रेवेन्यू इन्फ्लोज इन रिसेंट टाइम। तो रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो रेवेन्यू काफी बढ़ रहा है, जीएसटी से जो रेवेन्यू आ रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो ये रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज है वो अभी भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ टेबल ही दिखती है। फ्रीक्वेंट ट्वीक्स ऑफ इरिटेंट्स असाइड द जीएसटी रेजिम नीड्स अ होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान। और इन चीजों के चलते हुए जरूरत क्या है, एक होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान की जरूरत है जो जीएसटी को कंप्लीटली एक होलिस्टिकली होलसम लेवल पे आप रिफॉर्म लेके आए, इंक्लूडिंग अ रोड मैप टू ब्रिंग इन एक्सक्लूडेड आइटम्स। और जो भी एक्सक्लूडेड आइटम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम अल्कोहल है उनको भी जो है आप जीएसटी टैक्स रेजिम में लेके आए। तो ये अगर आप होलिस्टिक रिफॉर्म करें तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं वुमेन्स कोटा रिटोरिक एंड रियलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात वही है कि वुमेन्स को जो रिजर्वेशन दिया गया है अमेंडमेंट बिल के थ्रू, एक्ट हो गया अब तो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 33%, लेकिन उसको जो है कंडीशनलाइज कर दिया गया है कि जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद डीलिमिटेशन होगा तो उसके बाद वो इफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि रिपोर्ट की अगर देखें तो उसमें ये पता चला है कि जो मैक्सिमम अलाउड 550 सीट्स हैं लोकसभा में उसमें से केवल 82 हैं, जो लगभग 15% है वो रिप्रेजेंट करते हैं वुमेन। और अगर राज्यसभा में देखें तो जो 250 मेंबर्स हैं उसमें से केवल 31 यानी कि लगभग 12% जो है वो वुमेन है। वहीं अगर ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट की बात करें तो उसने क्या किया, उसने इंडिया की रैंकिंग 185
नेशंस में से 141 पे हम लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑथर का ये कहना है कि इसको डिले करने का या विद इफेक्ट क्यों नहीं दे सकते थे। तो ऑथर ने यहाँ पे साइड पे किया कि जब आप आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो डील करता है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वहाँ वो उसका वहाँ पे इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि एससी एसटी पॉपुलेशन में चेंज आता है, लेकिन ये तो सबको ही पता है, इस पे कोई भी नहीं, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो वुमेन का शेयर है टोटल पॉपुलेशन वो लगभग 50% के आसपास है। दूसरी बात, देयर कैन नॉट बी अ ड्रास्टिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द अदर एज इट कुड हैपन इन एसटी एससी। एससी एसटी के केस में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन वुमेन के केस में ऑलमोस्ट अराउंड ये लगभग सेम ही रहने वाला है, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखने वाला है, ठीक है ना। फिर उसने बोला कि सेंसस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन आल्सो अनवारंटेड। ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी कि आपको सेंसस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप वुमेन का जो पॉपुलेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसमें 50% के अराउंड ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ऑलरेडी है ही वुमेन्स की। तो दूसरी चीज ऑथर ने जो यहाँ पे साइट किया हुई है कि हाउ फार अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन बाय वे ऑफ कंटिजेंट लेजिस्लेशन। कंटिजेंट लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखने हैं कि जब वो फुलफिल होंगी तब से वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इस तरीके से किया जा सकता है कि आप उसको कंटिजेंट लेजिस्लेशन के रूप में बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू है जिसको हमें देखना है कि क्या वो हॉलमार्क है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा इशू ये बताया। फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि द सीक्रेसी मेंटेन्ड ऑन द सब्जेक्ट टिल द कमेंसमेंट ऑफ द स्पेशल सेशन। जब तक स्पेशल सेशन कमेंस नहीं होगा तब तक ये पता ही नहीं था कि इसमें एक्चुअली डिस्कस क्या होने वाला है। ये बाद में पता चला कि वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो डिस्कस होने वाला है। वॉज ऑल्सो थोरोली अनडेमोक्रेटिक, और इसको भी ऑथर ने कहा है कि ये भी थोरोली अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस रहा है, विच इन टर्न प्रिवेंटेड द एक्सपोजर ऑफ द फॉलीज ऑफ द लेजिस्लेशन। कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन की कुछ कमियां जो है उनको ये एक तरह से दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यही सब कुछ ऑथर यहाँ पे डिस्कस किया है। आज डाटा पॉइंट में है, डू दिल्लीज माइग्रेंट्स अप्रूव द आइडिया ऑफ रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग का जो आइडिया था, ये ईवीएम जो रिमोट ईवीएम जो इंट्रोड्यूस करने की बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो एक तरह से नेगेट कर दिया गया है, ठीक है ना। और बेसिकली गोल ये था कि जो 67.4% वोटर टर्नआउट था 2019 के जनरल इलेक्शन में उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। नियरली हाफ यानी 53% जो माइग्रेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड एज वोटर हैं दिल्ली में, और जो 1/4 है यानी कि 27% जो रजिस्टर्ड एज वोटर्स हैं होम स्टेट में है, और 9% ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल्ली में भी अपने आप को रजिस्टर कर रखा है एज ए वोटर, और होम स्टेट में भी एज ए वोटर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो ट्रस्ट है सिस्टम में इंक्रीज हुआ है विद हायर एजुकेशन लेवल्स, सजेस्टिंग दैट बेटर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैड मोर फेथ इन द आइडिया ऑफ रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग पे देखें तो एजुकेशन का भी इसमें फर्क दिखा है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड है वो इस आइडिया को फेवर करते हैं और उनको ज़्यादा ट्रस्ट है, ज़्यादा फेथफुल दिखते हैं इस आइडिया में। वहीं पे जो अक्रॉस स्टेट अगर हम देखते हैं तो माइग्रेंट जो वेस्ट बंगाल से है वो हाईएस्ट ट्रस्ट लेवल में है 53%, वहीं उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर और राजस्थान थर्ड नंबर पे 50% और 49% के साथ, ठीक है ना। तो यही सारा कुछ आज इसमें डाटा पॉइंट में आया है। बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट। तो यहाँ पे बेसिकली जो बॉम्बे हाई कोर्ट का सितंबर 29 में जो उसने रिजर्व किया है एक वर्डिक्ट को, इन अ बैच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023, इसको चैलेंज किया था जो कुछ पिटिशनर्स ने। उस पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को जो है सितंबर 29 को रिजर्व कर दिया था, और अप्रैल में इस साल अप्रैल में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने नीति ने जो है ये प्रोमलगेट किया था आईटी रूल्स में, ठीक है ना। और इन्होंने अमेंड किया था बेसिकली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को, और जो मिनिस्ट्री थी उसको अलाउ किया था कि आप एक फैक्ट चेक यूनिट रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली वही है कि ये फैक्ट चेक यूनिट के रिगार्डिंग ही जो है कंसर्न जो है दर्शाई थी और पिटिशनर्स ने उसको बताया था, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा गया कि एक तो ये है कि पिटीशन किसने फाइल किया, फिर ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें फेक न्यूज़ है, और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं अपने डिसीजन के टाइम, मतलब डिसीजन को जब रिजर्व किया था उसके टाइम पे, जो इसमें हियरिंग चली थी उस टाइम पे। तो रूल्स जो है वो परमिट करते हैं फैक्ट चेक यूनिट के लिए ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिमांड इट्स रिमूवल, ठीक है ना। ये जो है मेन इसकी डिमांड जो है रिमूवल की हुई थी कि इसको रिमूव किया जाए। कुणाल कामरा जो है पॉलिटिकल सटायरिस्ट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन का, उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था और चैलेंज किया था रूल 31B 5th ऑफ द आईटी रूल्स जो परमिट करते थे इसका एफसीयू का फैक्ट चेक यूनिट को कॉन्स्टिट्यूशन में।
पिटिशनर्स का कंटेंशन था, तो वो कंटेंट कर रहे थे कि जो प्रोविजन है वुड एनेबल गवर्नमेंट लेड सेंसरशिप ऑनलाइन, जो गवर्नमेंट लेड सेंसरशिप है उसको ऑनलाइन एक तरह से उसको एनेबल कर देगा, एंड इट विल एम्पावर द गवर्नमेंट टू बी द प्रोसिक्यूटर, द जज एंड इन दैट लूज सेंस द एग्जीक्यूशन। और तीनों चीजें वो एक तरह से जो गवर्नमेंट है वही हो जाएगी, प्रोसिक्यूटर भी, जज भी और एग्जीक्यूशनर भी उस केस में वही होगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रूथ ऑनलाइन, जो कि हो सकता है शायद सच्चाई हो, तो ऑनलाइन में आप उसको कुछ भी बता के जो है वो कर सकते हैं, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे जो पिटिशनर है उन्होंने बोला था। फिर जो गवर्नमेंट है उसने क्या बताया था, गवर्नमेंट ने कोर्ट को अप्राइज किया था कि जो फैक्ट चेक यूनिट है इट विल नॉट बी नोटिफाइड अंटिल जजमेंट इज डिलीवर्ड, जब तक वो नोटिफाई नहीं करेंगे, जब तक जजमेंट जो है इसमें डिलीवर नहीं हो जाएगा। जो ये जिसकी बात हो रही है, जो अमेंडमेंट किया गया है 31B फिफ्थ आईटी रूल्स में, वो डील करता था बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है ना। दे जो इंटरमीडिएट है वो अंडर एन ऑब्लिगेशन है टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू एंश्योर दैट यूजर्स डू नॉट होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट और शेयर एनी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब आपको याद रखने क्या क्या नहीं कर सकते थे, ना होस्ट कर सकते हैं, ना डिस्प्ले कर सकते हैं, ना अपलोड, ना मॉडिफाई, ना पब्लिश, ना ट्रांसमिट, ना स्टोर, ना अपडेट, ना शेयर कर सकते हैं एनी इन्फॉर्मेशन विच इज आइडेंटिफाइड एज फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग बाय ए फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर फैक्ट चेक यूनिट उसको फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग बताते तो आप उसको इन सब में से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और फेलियर टू कंप्लाई विद दिस पुट्स इंटरमीडिएरीज एट रिस्क ऑफ लॉजिंग द सेफ हार्बर। और अगर इसका फेलियर होता है कंप्लाई करने कंप्लाइंस में, तो जो सेफ हार्बर के जो प्रोविजंस है उससे उसको प्रोटेक्शन जो है वो उसको हट जाएगी, और जो सेक्शन 79 आईटी एक्ट में मेंशन है। तो सेफ हार्बर सेफ क्या है बेसिकली, तो सेफ हार्बर जो सेफ गार्ड है, इट एग्जाम्स इंटरमीडिएरीज फ्रॉम लायबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल होस्टेड बाय देम। कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर होती है तो उसके प्रति उनको लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का कुछ होता है तो ये वाली प्रोटेक्शन जो है सेफ गार्ड है वो उनसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है इंटरमीडिएट, उसके लिए भी उनको लाइबल मान लिया जाता है फिर, ठीक है ना। तो कोर्ट में क्या किया था, कोर्ट ने क्या बोला है, तो कोर्ट ने जो एक कोर्ट ने बोला है कि रिमार्क ये किया कि इफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ ए लॉ आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट हैज टू बी डन अवे विद नो मैटर हाउ लॉडेबल द मोटिव ऑफ इंट्रोडक्शन। तो कि कोई लॉ चाहे कितना भी अच्छा उसका जो है मोटिव रहा हो इंट्रोडक्शन करते टाइम, लेकिन अगर जो लॉ है उसको बनाने का जो उसका प्रोसीजर किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जाहिर सी बात है वो लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशनली ही माना जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं ले जाती है ना। फिर कोर्ट ने ये भी आउटलाइन किया जो मिसलीडिंग जो आप कह रहे हैं फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, वो काफी वेग टर्म्स है, अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट ने आउटलाइन किया कि कुछ चीज किसी एक के लिए मिसलीडिंग हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए वो मिसलीडिंग नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो टर्म्स हैं ये तीनों ही सब्जेक्टिव टर्म्स है और ओपन है वेरियस इंटरप्रिटेशन के लिए, अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो फॉल्सिटी पुट्स अस इन अ बाइनरी, जो फॉल्सिटी है, फॉल्स की बात करें वो एक बाइनरी है, या तो फॉल्स होगी या ट्रू होगी, लेकिन जो फेक है वो डजंट इवन अटेम्प्ट टू डू दैट, वो बाइनरी पे भी नहीं आती, उसका और ज्यादा वाइड मीनिंग है। और जो वर्ड मिसलीडिंग है इन द रूल्स इज एन एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक एरिया सिंस सिटीजन ओपिनियन, और जो आप मिसलीडिंग कह रहे हैं वो एक और ज्यादा वास्ट टर्म है, क्योंकि मिसलीडिंग से एक तरह से ओपिनियन का पता चलता है, ना कि आप उसमें बाइनरी या सिंगल उसमें यूनिलेटरली कुछ चीज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोर्ट ने ये बोला था और इसी के रिगार्डिंग ये सारा कुछ है। आगे देखते हैं, वाई आर द केसेज अगेंस्ट यूनुस ड्राइंग अटेंशन। तो जो मोहम्मद यूनुस हैं जो 2006 के नोबेल पीस प्राइज विनर भी रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में जो है एक जो बैंक जो खोला हुआ है ग्रामीण बैंक, उसको आप जानते होंगे, उसके लिए उनको जो है पीस प्राइज दिया गया था 2006 में। तो मई दिस ईयर में जो एंटी करप्शन कमीशन है उसने एक केस फाइल किया अगेंस्ट सेवरल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ग्रामीण टेलीकॉम दैट इंक्लूडेड नोबेल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। और उनके पास एलिगेशन क्या लगा है, दैट द बोर्ड वाज इन्वॉल्व इन मिसयूजिंग फंड्स फ्रॉम द वर्कर, जो वर्कर्स से फंड्स आते हैं उनको मिसयूज किया गया है। और जो फैक्ट है वो ये है कि मिस्टर यूनुस जो है एंजॉय करते हैं सपोर्ट ऑफ अमेरिकन हु क्रिटिक शेख हसीना हैज मेड हिम अ पॉलिटिकल राइवल ऑफ द सोर्ट फॉर मिस्टर हसीना। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर है उसके एक तरह से वो अपोज रखते हैं, उनके साथ क्रिटिस उनका उनका उनको अपोज में है, तो इसलिए जो वो, और क्योंकि उनको अमेरिका सपोर्ट है तो इसलिए उनको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको एक तरह से पॉलिटिकल राइवल के रूप में देखते हैं। बिगेस्ट बट अनस्पोकन एलिगेशन जो लगाया गया मिस्टर यूनुस पे वो ये है कि अब्यूजिव सेलिब्रिटी स्टेटस टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी, कि अपनी अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए उन्होंने जो अपना सेलिब्रिटी स्टेटस है उसका अब्यूज किया है, उसको मिसयूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये तो आज का एडिटोरियल था, और एक दो खबर हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक आधा क्या है इसमें। तो यहाँ पे एक ये सुप्रीम कोर्ट का ऑडिशन, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक्स प्रेगनेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे बेसिकली जो अमेंडमेंट किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 में, उसने जो डेडलाइन थी अबॉर्शन की उसको एक्सटेंड कर दिया था, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में 24 वीक्स तक जो है आप मेडिकली टर्मिनेट करा सकते थे प्रेगनेंसी को। तो यहाँ पे जो बेंच बैठी है डिवीजन बेंच, उसके दो अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे है। तो देखते हैं जजमेंट क्या आता है तब पता चलेगा।
यस, आगे देख लेते हैं। यस, आज आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया ने कल अफगानिस्तान को हराया है। और हमारा आज एक साइंस वाले पार्ट में एक अच्छा इट हो जाता। वांट टू कीप सर्जरी बिल लो तो अवॉइड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अगर अवॉइड करेंगे तो जो सर्जरी बिल्स हैं, सर्जरी कराने के बाद जो बिल बढ़ रहे हैं, तो ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो एक तरह से बर्डन होता है, वो कहीं ना कहीं आप उससे बच सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन सेफ सर्जरी could significantly reduce the cost associated with surgeries in low to middle income countries like India। इंडिया जैसे लो मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर आप सर्जरीज एसोसिएटेड जो कोस्ट हैं सर्जरी के साथ, उनको अगर आप लो करेंगे तो रिड्यूस करेंगे, तो आप सेफ सर्जरी एक तरह से आप वो कीजिए, उनकी तरफ स्विच कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी द फाइंडिंग सो दैट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एक्सटेंड हॉस्पिटल स्टे अप टू ए मंथ और मोर एंड वर्सन द फाइनेंशियल बर्डन। कई बार सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन की वजह से जो हॉस्पिटल में स्टे है वो 1 महीने तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है फाइनेंशियल बर्डन जो पेशेंट है उसके फैमिली पर है वो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन सर्जरीज वर्ल्ड वाइड। इट इज एन इन्फेक्शन, होता क्या है डेफिनेशन आप देखिए, इन्फेक्शन दैट अकर्स एट द साइट ऑफ ए सर्जरी इन द बॉडी। इट कुड बी अ स्फेरिकल स्किन इन्फेक्शन और ए डीपर वन इन्वॉल्विंग टिश्यू। तो ये सुपरफिशियल भी हो सकता है, यानी स्किन पे भी हो सकता है इन्फेक्शन जहाँ सर्जरी हुई है, और डीपर पे भी हो, डीपर लेवल पे भी होता है, जिसमें आपके जो इनर टिश्यूज हैं, जो आपके क्रिटिकल ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं, उनको भी आप ये इन्फेक्शन अफेक्ट कर सकते हैं। उससे जो कोस्ट बर्डन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सजेशन दिए वो ये कहे हैं कि लेट प्रेजेंटेशन ऑफ केसेस, हायर लेवल्स ऑफ इमरजेंसी सर्जरी, पुअर हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस और रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ये सारे के सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो सर्जरी से एसोसिएटेड जो पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन है वो होते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए जो प्रिकॉशंस या जो मेजर्स वे फॉरवर्ड बताया गया है वो बताएं। इवन अ सिंपल चेकलिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स लाइक स्किन डिकंटामिनेशन, एडिकेट साइट मार्किंग बिफोर द सर्जिकल प्रोसेस एटसेट्रा कैन रिड्यूस एरर्स एंड मोर्बिडिटी। दोनों ही चीजें कम हो सकती हैं, एरर्स भी कम हो जाएंगे, मोर्बिडिटी भी, और जो इन्फेक्शन है वो भी इसमें घटेंगे। 2016 में डब्ल्यूएचओ ने आउटलाइन भी किया था कि ये जो चेकलिस्ट है सर्जिकल प्रोसेस की, उनको आउटलाइन किया था 2016 में। लेकिन ये बेशक सिंपल दिखती हैं, लेकिन अगर उनको भी अडहेर किया जाए तो जो इन्फेक्शन इंसिडेंस है उनको काफी ज्यादा लो किया जा सकता है, काफी ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये आज का डिस्कशन था एक फ्रंट पेज पे। और आज की एक न्यूज है जो इम्पोर्टेंट थी, एक ऑपरेशन का एक्चुअली नाम आपको याद रखना है। हाँ, ऑपरेशन अजय। तो ये ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल से, जो इजराइल में जो इंडियंस फंसे हुए इंडियन नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो है ये ऑपरेशन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने जो है ये ऑपरेशन जो है वो अनाउंस किया है। तो आप इस ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन अजय। तो दिस इज इट फॉर टुडेज एनालिसिस एंड डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर करेंगे तो ज़्यादा आउटरीच बढ़ेगा। तो थैंक यू।